स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नेस्ट परीक्षा गुरुकुल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम झारखंड टीटी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट सीडीपी जीके देखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 प्रश्न देखेंगे दोस्तों, जो कि सभी टॉपिक से होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और ये दोस्तों होगा आपके पार्ट 13 से। इससे भी पहले हमने 12 वीडियो जो है अपलोड किया है, जिसमें पार्ट 12 लिखा होगा, आप देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट भी बना हुआ है और क्लास जो है 5 तक हमने कराया है टॉपिक वाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इस वीडियो का पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? दिया गया है मौलिकता, अनुशासन, धारा प्रवाहिता, लचीलापन। निम्नलिखित में सृजनशीलता का प्रमुख तत्व नहीं है या सृजनात्मकता का प्रमुख तत्व नहीं है दोस्तों। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अनुशासन। आपका मौलिकता तो सृजनात्मकता का तत्व है, धारा प्रवाहिता भी है, लचीलापन भी है, साथ ही साथ दोस्तों आपका चौथा की बात करें तो उत्सुकता भी है, और पांचवा जो है आपका स्वतंत्रता है। ये जो है सभी आपके सृजनशीलता के तत्व हैं, लेकिन अनुशासन नहीं है। तो ऑप्शन बी दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 3 अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं, 5 अवस्थाएं या 6 अवस्थाएं? अगर दोस्तों आपको आंसर पता होगा तो आप भी कमेंट में बताइएगा, लेकिन आपका जो है आप उत्तर दीजिएगा कमेंट में। तो आप जो है प्रश्न क्रमांक लिखने के बाद ही दोस्तों उत्तर बताया कीजिएगा। तो देखिए पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की जो अवस्था है दोस्तों, वो है आपके ऑप्शन बी 4 अवस्थाएं। पहला है दोस्तों संवेदी पेशी अवस्था। संवेदी पेशी अवस्था जिसका एज है दोस्तों 0 से 2। फिर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7। फिर मूर्त अवस्था 7 से 11, और अमूर्त अवस्था 11 से 15 भी माना जाता है और ऊपर भी माना जाता है। इसे याद रखिएगा, 4 अवस्थाएं हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं। यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद जी का, स्किनर का, पेस्टोलॉजी का, रविंद्रनाथ टैगोर का? बताइए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए ये जो कथन है दोस्तों, ये है आपके स्वामी विवेकानंद जी का। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षा का ये इन्होंने जो है परिभाषा दिया है। इनके अनुसार जो शिक्षा है वो मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता की परिपूर्णता का विकास है। याद रखिएगा, ये जो कथन है ये स्वामी विवेकानंद जी का है। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखिए, सीखने के प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कोहलर, थार्नडाइक, पावलोव या स्किनर? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। सीखने के प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो देखिए सीखने के प्रयास और भूल सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो है दोस्तों आपके ऑप्शन बी, थार्नडाइक। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया है दोस्तों, और ये जो है व्यवहार से संबंधित जो है मनोवैज्ञानिक हैं, और इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया है। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा श्रेष्ठ बुद्धि बालक में, सामान्य से अधिक बुद्धि वाले बालक में, सामान्य बुद्धि में या मंद बुद्धि में? बताइए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर उसकी बुद्धि लब्धि 105 है तो उसे किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सामान्य बुद्धि के बालक में। चलिए देख लेते हैं लिस्ट, किस श्रेणी के बालक किस में आते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर, अगर 130 से अधिक है दोस्तों तो प्रतिभाशाली बालक है, 121 से 130 है तो प्रखर बुद्धि का बालक है, 111 से 120 के बीच में है तो तीव्र बुद्धि, 91 से 110 में है तो सामान्य बुद्धि, 81 से 90 में है तो मंद बुद्धि, 71 से 80 है तो अल्प बुद्धि, वहीं 71 से अगर कम है दोस्तों तो जड़ बुद्धि में आएगा। और ये आपके एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न बनता है, इसे याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। देखिए छठवां प्रश्न है, बिग व हंट अनुसार खालिस्तान की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। शैशवावस्था में होता है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? यहाँ पर जो है खालिस्तान की जगह कौन सी अवस्था आएगा?
तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी किशोरावस्था। बिग व हंट अनुसार किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द जो है परिवर्तन है। ये जो है परिवर्तन की भी अवस्था कहा गया है दोस्तों, तो आप इसके याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 7वां प्रश्न देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में, शारीरिक विकास के क्षेत्र में, नैतिक विकास के क्षेत्र में या गामक विकास के क्षेत्र में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है लॉरेंस कोहलबर्ग। तो देखिए ये जाने जाते हैं दोस्तों अपने नैतिक विकास के क्षेत्र के लिए। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। इन्होंने 3 स्तर और 6 चरण बताए हैं दोस्तों, आप जान लीजिए कौन कौन से हैं। तो देखिए पहला है आपका पूर्व परंपरागत है। इसकी जो एज है दोस्तों वो 4 से 10 माना गया है। फिर आपका परंपरागत आएगा जिसका है 10 से 13, और फिर उत्तर परंपरागत दोस्तों, उत्तर परंपरागत में आएगा आपका 13 से ऊपर। ये जो है स्तर है, इसे याद रखिएगा, एग्जाम में आपका लेवल लिखा होगा। आपके चरण 6 चरण हैं, इसे भी याद रखिएगा, 6 चरण है, ये पूछा जाता है कितने चरण हैं। आठवां प्रश्न देखिए, एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे। बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीजें होती हैं, परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा था। पतंग को देखकर उसने कहा, चिड़िया को तो देखो। उसके पिता ने कहा, यह एक पतंग है। यह उदाहरण दिखाता है सम्मिलन का, समायोजन का, संरक्षण का, वस्तु का, प्रदर्शन का। बताइए दोस्तों क्या होगा। एक बच्ची जो है पतंग को चिड़िया समझ रही है, तो उसमें किस प्रकार का परिवर्तन है या वो किस प्रकार से सक्षम नहीं है। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सम्मिलन दोस्तों। वह जो लड़की है वो विषय वस्तु में अंतर नहीं कर पा रही है, तो ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा सम्मिलन। वो सभी उड़ने वाली चीज़ों को क्या समझ रही है, चिड़िया समझ रही है, तो ये जो है सम्मिलन का आपका उदाहरण है। देखिए अगला प्रश्न है, सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है खाली स्थान सहायता करता है। स्व अधिगम मॉडल, विभेदित निर्देश, पाठ्यचर्या का विस्तार, संज्ञानात्मक वर्गीकरण। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइएगा। तो देखिए जो सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे बच्चे हैं जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है, उनको जो है स्व अधिगम जो है मॉडल दोस्तों सहायता करती है। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 10वां प्रश्न देखिए, एक कक्षा में व्यक्तिक विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, रुचियों के, सीखने के, चरित्र के, ये सभी। एक कक्षा में व्यक्तिक विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, रुचि, सीखने के, चरित्र के, या ये सभी। तो देखिए दोस्तों जो कक्षा में व्यक्तिगत जो है विभिन्नताएं पाई जाती हैं, और रुचि के अनुसार भी भिन्नता हो सकती है, उसके सीखने के भी, चरित्र के भी, सभी के जो है सभी बालकों में जो है या बालिकाओं में है भिन्नताएं पाई जाती है। तो ऑप्शन डी जो है सभी उत्तर हो जाएगा, ये सभी। देखिए दोस्तों 30 प्रश्न कराएंगे, बताइएगा लास्ट में 30 में आपने जो है कितना सही किया, जरूर बताइएगा कमेंट में, जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं। 11वां प्रश्न देखिए, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्पेयरमैन ने, थर्स्टन ने, गिलफोर्ड ने, गैने ने। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। बुद्धि के जो द्विकारक सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन है? तो देखिए इसके जो प्रतिपादक है दोस्तों वो है आपके ऑप्शन ए स्पेयरमैन। इन्होंने द्विकारक सिद्धांत दिया है जिसके अनुसार जो है बुद्धि में जो बुद्धि है उसमें 2 कारक होते हैं। एक को बोला जाता है दोस्तों जी फैक्टर, और एक को बोला जाता है एस फैक्टर। इसे याद रखिएगा, जी फैक्टर मतलब सामान्य कारक और ये स्पेशल फैक्टर है विशिष्ट कारक, इसे याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनता है। देखिए जो सामान्य जो कारक है दोस्तों ये सभी में पाए जाते हैं, जो सामान्य कारक हैं वो सभी मनुष्यों में पाए जाते हैं, लेकिन जो विशिष्ट कारक हैं वो
सभी में नहीं पाए जाते, वो किसी एक क्षेत्र में जो है पारंगत होते हैं। जैसे जैसे कोई मास्टर डिग्री कर रहा है फिजिक्स में, MSc फिजिक्स, तो फिजिक्स के क्षेत्र में वो स्पेशल जो है ज्ञान रखता है, तो ये उस श्रेणी में आएगा। और ये जो है सभी इसमें थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं, तो इसे याद रखिए। इसे 12वां प्रश्न है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह कथन है क्रो का, पियाजे का, स्किनर का, कोहलर का। महत्वपूर्ण है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? मतलब हम जैसे जैसे सीखते जाते हैं हमारे व्यवहार में परिवर्तन होते जाता है, ये उत्तरोत्तर मतलब आगे बढ़ना। तो ये कथन है दोस्तों आपके स्किनर का, याद रखिएगा। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा, और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हावर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। भाषा, सृजनात्मकता, अंतर्वैयक्तिक कौशल, अंतःवैयक्तिक कौशल। बताइए दोस्तों। देखिए, हावर्ड गार्डनर ने जो है बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, और इन्होंने जो है 8 बुद्धि के प्रकार बताए हैं। वर्तमान में 9 हो गया है, लेकिन यहाँ तक जो है प्रश्न पूछा जाता है 8 तक। तो हावर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार हैं। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सृजनात्मकता। ये जो है बुद्धि का प्रकार नहीं है। आपका भाषाई बुद्धि दिया है हावर्ड गार्डनर ने, अंतर्वैयक्तिक जो है बुद्धि दिया है, अंतःवैयक्तिक बुद्धि दिया है, शारीरिक गतिमानी दिया है, संगीत बुद्धि दिया है, साथ ही साथ जो है आपका प्राकृतिक बुद्धि है। ये जो है सभी इसमें शामिल हैं। इसी प्रकार ये 8 बुद्धि जो है इन्होंने दिया है। आगे वीडियो में हमने कराए हैं, जाकर देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इस टॉपिक पर हम एक अलग से वीडियो ही लाएंगे दोस्तों, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत पर। आपके एग्जाम से पहले जरूर लाएंगे, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, हावर्ड गार्डनर, इन सभी पर। मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चे को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चा क्या सीखता है जानना, बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना, या उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, मूल्यांकन का उद्देश्य जो है ये सभी है। बच्चे को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चा क्या सीखता है ये जानना, बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना। मूल्यांकन मतलब दोस्तों आप समझ लीजिए टेस्ट है। तो उपरोक्त सभी ये जो है सही उत्तर हो जाएगा। हम मूल्यांकन इसीलिए करते हैं ताकि हम बच्चों के आगे बढ़ने, उनके विकास, उनकी रुचि सभी को जान सकें। उनमें उनमें क्या कठिनाई आ रही है, वो किस क्षेत्र में उनका रुचि है, सभी। 15वां प्रश्न है, देखिए, संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है। मनोविज्ञान, पारंपरिक अनुकूलन, वातावरण, मनोदैहिक। संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है। तो देखिए, इसके अंतर्गत जो है सीखा जाता है, संकेत अधिगम के अंतर्गत क्या सीखा जाता है, तो पारंपरिक अनुकूलन। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। इसे दोस्तों आपका SR लर्निंग भी कहा जाता है, याद रखिएगा। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, पारंपरिक अनुकूलन को SR लर्निंग, या हिंदी में उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, आपके पारंपरिक अनुकूलन को। 16 प्रश्न देखिए, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या संवेदी पेशी अवस्था। तो देखिए दोस्तों, अमूर्त स्तर पर जो है वो चिंतन औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष या 16 वर्ष में जो है करता है, और इसे ही अमूर्त अवस्था भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को ही अमूर्त अवस्था कहा जाता है, जिसमें वो अमूर्त चिंतन करता है। किसी वस्तु के न होने पर भी उसके बारे में वो चिंतन कर सकता है। 17 प्रश्न है, कौन सा सीखना स्थायी होता है? रटकर, सुनकर, समझकर, या देखकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बताइए। आपके CTET एग्जाम में भी पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, एक महत्वपूर्ण सूचना है, जानकारी। आप झारखंड से अगर देख रहे हैं वीडियो, तो झारखंड में जो भी DED किए हैं, DED कोर्स, वो MP टेट दिला लें, MP टेट, क्योंकि यहाँ पर जो है अभी लगभग 11,000 जो है वैकेंसी आने वाली है प्राइमरी टीचर के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पर जो है
एमपी में एमपी टेट दिला लें, फिर वैकेंसी में जो है बैठ पाएंगे, क्योंकि यहाँ एमपी टेट चलता है, सी टेट अलाउ नहीं है। तो अगर आप डीएड किए हैं तो एमपी टेट दिला लें, अभी फॉर्म जो है ओपन है। इससे संबंधित हमने वीडियो भी डाला है इसी चैनल पर कि एमपी टेट का जो है आवेदन कब से प्रारंभ है। और इसका जो है वैकेंसी आ जाएगा दोस्तों आपका टीचर का यहाँ लगभग आप जनवरी में या दिसंबर में, 2024 के दिसंबर में या 2025 जनवरी में आ जाएगा। तो आप ज़रूर डीएड वाले जितने भी है एमपी में ज़रूर अप्लाई करें, एमपी टेट दिलाएं, फिर वैकेंसी में बैठने का मौका पाएँ और जॉब पाने का ये जो है अवसर है। हालांकि आप जो है अनारक्षित सीट में आएंगे, लेकिन अनारक्षित सीट में बहुत सारी सीट होती है, तो आप उसमें से किसी एक में तो ज़रूर हो जाएंगे। तो ज़रूर एक बार एमपी टेट वाला वीडियो देख लीजिएगा और फॉर्म जो है वहाँ डाल दीजिएगा। 18 प्रश्न देखिए, इसे देख लेते हैं दोस्तों, इसका आंसर नहीं बताएं। कौन सा सीखना स्थायी होता है? देखिए, सीखना होता है दोस्तों समझकर, ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। हम जो समझते हैं, हम सामने देखते हैं, उसे समझते हैं, तो वही सीखना हमारे लिए स्थायी होता है। हम उसे आगे चलकर याद कर पाते हैं। हम जो रटते हैं वो भूल जाते हैं तुरंत, सुनते हैं वो भी भूल जाते हैं, देखते हैं वो भी भूल जाते हैं, लेकिन जो समझते हैं दोस्तों वो बहुत दिन तक हमें याद होता है, स्थायी होता है। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 18 प्रश्न देखिए, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है? प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था या बाल्यावस्था? तो देखिए दोस्तों, वह बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और वो 13 वर्षीय बालक है, मतलब वो समझ जाइए आप जो है वो बाल्यावस्था से ऊपर हो गया है। तो और स्वयं को ही सही साबित करता है, तो वो अवस्था है दोस्तों आपका किशोरावस्था, जिसकी एज है दोस्तों आपका 12 से 18 मान लीजिए। यहाँ तक कि 13 से 18 मानेंगे तो भी सही है, ये जो है किशोरावस्था में आता है। 19 प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या बच्चों की सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? खेल, भाषण, कहानी लेखन, निर्माण संबंधी क्रियाएं। सृजनात्मकता दोस्तों रचनात्मक कार्य करना, निर्माण करना। तो देखिए, खेल में तो निर्माण करता है दोस्तों, कहानी लेखन में भी वो निर्माण कर सकता है, सृजन रचनात्मक। निर्माण संबंधी क्रियाएं तो उसी ही संबंधित है। आपके भाषण में जो है सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है भाषण। भाषण दोस्तों ये बनावटी होता है, ऑप्शन भी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 20 प्रश्न देखिए, सीखने का क्लासिकल कंडीशन सिद्धांत प्रतिपादित किया था? स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक, कोहलबर्ग। तो देखिए दोस्तों, क्लासिकल कंडीशन सिद्धांत प्रतिपादित किया था आपके पावलोव ने, और इसने जो है कुत्तों पर प्रयोग किया है दोस्तों। ये भी व्यवहार संबंधी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं और इन्होंने पावलोव ने जो है कुत्तों पर प्रयोग किया है। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 21 प्रश्न देखिए, जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है? जैविक मंदता, पारिवारिक मंदता, आकस्मिक मंदता, चिकित्सा मंदता। मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखिए दोस्तों, जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता जो है आपका जैविक मंदता कहलाती है। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा, जो जैविक रूप से होता है। 22 प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? बताइए दोस्तों, विशिष्ट अधिगम विकलांगता का। मानसिक मंदता, डिसलेक्सिया, अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर या ऑटिज्म। तो देखिए, अधिगम दोस्तों, अधिगम मतलब सीखने संबंधी, पढ़ने संबंधी, तो ये जो है डिसलेक्सिया है दोस्तों। ऑप्शन भी जो है सही उत्तर हो जाएगा। डिसलेक्सिया आपको पता ही होगा, बहुत बार हमने वीडियो में कराया है। 23 प्रश्न देखिए, शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था? खालिस्तान का विकास, व्यावसायिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, किंडरगार्टन, लैटिन स्कूल। तो देखिए दोस्तों, ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो फ्रोबेल ने दिया है दोस्तों आपका किंडरगार्टन, जो कि प्राथमिक जो है स्तर की होती है ये इसकी शिक्षा, प्राथमिक या प्राइमरी स्कूल के लिए। तो ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। 24 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में संश्लेषण का उदाहरण है? तो देखिए दोस्तों, सिंथेसिस, संश्लेषण का जो उदाहरण है
वह है आपका चित्र रंगना दोस्तों। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है। बैंकिंग मॉडल, रचनावादी मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, सीखना है दोस्तों, सीखने का मॉडल इसमें बोला गया है। सृजनात्मकता, तो सृजनात्मकता का ही अर्थ है दोस्तों रचना, तो ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा, रचनावादी मॉडल। 26 नंबर प्रश्न है, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है, मतलब समाज से सीखना, अलगाव से, अलग होने से, भीड़ से, संपर्क से, दृश्य श्रव्य सामग्री से। तो देखिए दोस्तों, सामाजिक अधिगम है, समाज से सीखना जो है आपके किससे स्टार्ट होगा, तो आपके संपर्क से। आप समाज के लोगों के संपर्क में आएंगे तो आप जो है सीखने संबंधी जो है कार्य आपका आरंभ हो जाएगा। तो जो है ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देखिए, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। तो देखिए ये दिशा होती है सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। विकास जो है हमेशा सिर से पैर की ओर होती है और मध्य से बाहर की ओर दोस्तों, इसे याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा, यंत्र या ये सभी? महत्वपूर्ण है। श्रवण बाधित जो सुन नहीं सकते, तो देखिए दोस्तों, जो श्रवण बाधित है दोस्तों, जो सुन नहीं सकते, उनको पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका ऑप्शन बी, सांकेतिक भाषा। जो सांकेतिक भाषा होती है उसका प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों जो ब्रेल लिपि होता है वो जो देख नहीं पाते उनके लिए प्रयोग किया जाता है, इसे भी याद रखिएगा। बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का या आर्थिक कारकों का। तो देखिए जो बालक का विकास है दोस्तों, डेवलपमेंट है, वो किसका परिणाम है? तो वो है दोस्तों आपके वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। और ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके टॉपिक से। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न दोस्तों, परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्तामूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है क्योंकि इसमें पाया जाता है संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन, सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन, मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है, उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, जहाँ सतत और व्यापक मूल्यांकन का बात आए तो आप इतना जान लीजिए, सतत मतलब लगातार और व्यापक मतलब सभी पहलुओं का मूल्यांकन करना, सभी पहलुओं का परीक्षण करना, टेस्ट करना। तो उपरोक्त सभी जो है दोस्तों इसमें सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट 30 प्रश्न आपके सी-टेट एग्ज़ाम के लिए, झारखंड एग्ज़ाम के लिए, और किसी भी राज्य में अगर आप एग्ज़ाम दिलाते हैं टेट का या वैकेंसी का, तो सभी में जो है आपका CDP काम आएगा। और प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पर। कमेंट में पूछ रहे थे कि और वीडियो बाकी का कहाँ मिलेगा, तो जो वीडियो है हमारे चैनल पर भी बना मिलेगा आपको। प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ अपलोड है। CDP का अलग बना है, साइंस का अलग है, सोशल साइंस का अलग है प्ले लिस्ट। तो जाइए आप वीडियो को वहाँ से देख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।